स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 वितान हिंदी के चैप्टर 2 जूझ जो आनंद यादव के द्वारा लिखी गई है इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें पहला प्रश्न है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या शीर्षक कथानायक की किस केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। इसका उत्तर है, जूझ का साधारण अर्थ है जूझना अथवा संघर्ष करना। यह उपन्यास अपने नाम की सार्थकता को सिद्ध करता है। उपन्यास का कथानायक भी जीवन भर स्वयं से और अपनी परिस्थितियों से जूझता रहता है। यह शीर्षक कथानायक के संघर्षशील वृत्ति का परिचय देता है। हमारे कथानायक में संघर्ष की भावना है। वह संघर्ष करने के लिए मजबूर है, लेकिन उसका यह संघर्ष ही उसे एक दिन पढ़ा लिखा इंसान बना देता है। इस संघर्ष में भी उसने आत्मविश्वास बनाए रखा है। यद्यपि परिस्थितियां उसके विरुद्ध होती हैं, तथापि वह अपने आत्मविश्वास के बल इस प्रकार की परिस्थितियों से जूझने में सफल हो जाता है। वास्तव में कथानायक की संघर्षशीलता ही उसकी चारित्रिक विशेषता है। उपन्यास के शीर्षक से यही केंद्रीय विशेषता उजागर होती है। अगला प्रश्न है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। इसका उत्तर है, लेखक मराठी भाषा के अध्यापक सी सोंडलगेकर से अधिक प्रभावित हुआ। उन्हें लय, छंद, यति गति, आरोह अवरोह का उचित ज्ञान था, जिसका लेखक पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। जब लेखक को पता चला कि अध्यापक ने अपने घर के दरवाजे पर लगी मालती नामक लता पर कविता लिखी है, तब उसे अनुभव हुआ कि कवि भी अन्य मनुष्यों के समान ही हाड़ मांस, क्रोध, लोभ आदि वृत्तियों का दास है। लेखक ने मालती लता देखी थी और उस पर लिखी कविता को पढ़ा था। इसके बाद उसे महसूस हुआ कि वह अपने गांव के तथा आसपास के अनेक दृश्यों पर कविता लिख सकता है। शीघ्र ही वह तुकबंदी करने लगा और अध्यापक ने भी उसका उत्साह बढ़ाया। उसके मन में यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि वह भी कवि बन सकता है। अगला प्रश्न है, श्री सोंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविता के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। इसका उत्तर है, श्री सोंदलगेकर एक कुशल शिक्षक, विद्वान और कवि थे। वह मराठी भाषा के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वे सुसंगठित और सुरीले तरीके से दूसरों के द्वारा लिखी गई धुन और कविताएं गाते थे। पुरानी और नई मराठी कविताओं के अलावा उन्हें कई अंग्रेजी कविताएं भी याद थी। वह पहले कुछ कविताएं गाते थे और फिर बैठ जाते और अभिनय के साथ कविता का भाव बताते थे। आनंद को कविता लिखने के शुरुआती चरणों में उन्होंने उसका मार्गदर्शन किया और सुधार किया। आनंद का आत्मविश्वास बढ़ाया, जिससे आनंद धीरे धीरे कविताएं लिखने में कुशल हो गया और बाद में प्रतिष्ठित कवि बन गया। अगला प्रश्न है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की भावना में क्या बदलाव आया। इसका उत्तर है, कविता के प्रति लगाव के पहले लेखक को खेतों में काम करते समय बहुत अकेलापन महसूस होता था, लेकिन कविता के प्रति लगाव के बाद वह जब खेतों में काम करता और भैंसों को चराने के लिए जाता तो अपनी कविताओं में ही खोया रहता। समय के साथ खुद से ही तुकबंदी करने लगा। अब वही अकेलापन उसे अच्छा लगने लगा था। अब वह अकेले अपनी कविताओं को गाता, अभिनय करता और नृत्य करता रहता था। अगला प्रश्न है, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या उसके लेखक के पिता का। तर्क सहित उत्तर दें। इसका उत्तर है, इस पाठ के संदर्भ में अगर हम देखें, लेखक के पिता और दत्ताजी राव का पढ़ाई लिखाई के संबंध में रवैया देखें तो पता चलता है कि दत्ताजी राव का रवैया लेखक के पिताजी से बेहतर था। वह पढ़ाई लिखाई के महत्व को भली भांति जानते थे, इसलिए जब दत्ताजी को पता चला कि लेखक के पिता उसे पढ़ने के लिए पाठशाला नहीं जाने देते तो उन्होंने लेखक के पिता को बहुत भला बुरा सुनाया और कहा कि बेटे और पत्नी को खेतों में काम लगाकर तू पूरा दिन क्या करता है, तू कल से बेटे को पढ़ने भेजेगा। अगर तेरे पास फीस के पैसे नहीं है तो मैं उसकी फीस दूंगा। दत्ताजी के सामने लेखक के पिता ने हाँ तो कर दी, पर बाद में वे आनंद को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं थे, जिसे ज्ञात होता है कि पिताजी का रवैया पढ़ाई लिखाई के प्रति ठीक नहीं था। अगला प्रश्न है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां ने कोई एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि इस झूठ का सहारा ना लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता, अनुमान लगाएं। इसका उत्तर है, यदि झूठ का सहारा ना लेते तो लेखक अनपढ़ रह जाता और वह जीवन भर खेतों में कोल्हू के बैल की तरह जुता रहता। उसे सिवाय भैंसे चराने
अथवा खेती करने के और कोई काम ना होता। वह दिन भर खेतों पर काम करता और शाम को घर लौट आता। उसका पिता अय्याशी करता रहता। लेखक के सारे सपने टूट जाते। वह अपना जीवन और प्रतिभा ऐसे ही व्यर्थ कर देता। बिना झूठ का सहारा लिए उसकी प्रतिभा कभी भी ना चमक पाती। केवल एक झूठ ने लेखक के जीवन की दिशा ही बदल दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।